हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियां आज है भाग 41 और 41वें भाग में आज हम देखेंगे उत्तराखंड की एक और अन्य महान विभूति परिपूर्णानंद पैनुली जी के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियों वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खासकर वनडे एग्जाम ग्रुप सी के लिए, क्योंकि ग्रुप सी में महान विभूतियों से जुड़े हुए फैक्ट डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे परिपूर्णानंद पैनुली जी के बारे में। देखिए दोस्तों, परिपूर्णानंद पैनुली जी की मैं बात करूँ तो हम इनको जानते हैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, साथ ही टिहरी सामंत शाही के खिलाफ भी इन्होंने हल्ला बोला था। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, संपादक और लेखक के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। बतौर सांसद भी इन्होंने काम किया। समाज सेवा में तो इनका कोई यहाँ पर वर्णन ही नहीं, इतना अच्छा इन्होंने समाज सेवा में काम किया था। खासकर शिल्पकार सुधार के लिए इन्होंने भी बहुत प्रयास किए थे। जानेंगे आज के टॉपिक में ये सभी महत्वपूर्ण बातें, काफ़ी महत्वपूर्ण आज का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं परिपूर्णानंद पैनुली जी। सबसे पहले जीवन परिचय की बात करें दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1924 को। जन्म स्थान है छोल गांव, टिहरी गढ़वाल। पिता का नाम था कृष्णानंद पैनुली जी और माता का नाम था एकादशी देवी जी। कार्य क्षेत्र की हम बात करते हैं दोस्तों, तो स्वाधीनता संग्राम सेनानी रही है, इसके साथ साथ लेखक रहे, सांसद रहे, समाज सेवी रहे और बतौर संपादक भी इन्होंने कार्य किया। इसके साथ साथ कुछ निकायों के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं हमारे परिपूर्णानंद पैनुली जी जो है एक वरियस कैरेक्टर से भरे हुए आदमी थे। मतलब उन्होंने वरियस कैरेक्टर निभाए अपने होल लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं उत्तराखंड राज्य के इतिहास के क्रम में हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा हुई टिहरी से दोस्तों। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये चले गए काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ से इन्होंने शास्त्री किया। शास्त्री यानी कि संस्कृत में बीए को शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, जो पारंपरिक सांस्कृतिक विद्या हम लेते हैं ना संस्कृति की, उसको उसका जो ग्रेजुएशन होता है उसको शास्त्री बोलते हैं और उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसको आचार्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने आचार्य की डिग्री नहीं ली, इन्होंने केवल बीए किया संस्कृत से और उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने समाजशास्त्र में एमए किया था दोस्तों। ठीक है, सोशियोलॉजी में इन्होंने एमए किया। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्वाधीनता संग्राम सेनानी क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि पैनुली जी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन रहा उसके दौरान उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की जो भूमिका रही उत्तराखंड में ना, उसमें इनका भी विशिष्ट योगदान है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका टिहरी के सामंत शाही शासन के खिलाफ दोस्तों। ठीक है, तो टिहरी में देखिए सामंत शाही जो शासन था उसकी खिलाफत हो रही थी, लोग उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि टिहरी के राजा तो चले जाते थे विदेशों के दौरे पे। खासकर जैसे रवाई कांड जब हुआ था दोस्तों 30 मई 1930, बोला जाता है कि नरेंद्र शाह उस समय राज्य में नहीं थे। ठीक है, और उनकी अनुपस्थिति में जो यहाँ के जितने भी उसमें नौकर शाह होते थे वो अपना जैसा किसी को नहीं सोचते थे। दीवान ने भी उस समय डिसीजन ले लिया, चक्रधर जुयाल ने, और वहाँ पे तिलाड़ी में गोलियां चला दी सभी वहाँ पे आज़ाद पंचायत के लोगों पे। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं होती थी, इसलिए लोग परेशान हो चुके थे। उसके अलावा दूसरा एक रीज़न और था, टिहरी सामंत शाही के खिलाफ क्यों लोग विरोध कर रहे थे। इसका दूसरा रीज़न ये था, जब लोग टिहरी के आसपास या अन्य जगहों पे जाते होंगे ना व्यापार के लिए, तो टिहरी के जो बॉर्डर होंगे, बॉर्डरों पे मतलब जो टोल नाका होगा वहाँ पे बड़ी ज़्यादती होती थी लोगों के साथ। सामान वगैरह पूरा चेक करना, पूरा बैग खाली कर देना। ठीक है, और वहाँ पे जो भी अधिकारी वगैरह होते थे वो अपनी चुंगी मार लेते होंगे ना लोगों को परेशान करके, भैया दे नहीं तो सामान जब्त कर लूँगा, ऐसा वैसा। तो ये चीज़ें होती रही टिहरी में। इसी वजह से टिहरी की जनता राजशाही के खिलाफ हो गई थी अचानक। ठीक है, तो सबसे पहले प्रजामंडल बनता है हमारा। प्रजामंडल की मांग हो जाती है दोस्तों कि हमको यहाँ पे क्या दो, आप हमको स्वायत्त शासन, एक सरकार दो ना, स्वायत्त सरकार दो। ठीक है, और राजशाही को ख़त्म करो, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा देखिए दोस्तों, हमारा एक और महत्वपूर्ण घटना हो जाती है 1944, जब हमारे श्रीदेव सुमन जेल में ही अनशन करते हुए शहीद हो जाते हैं। इसके बाद की जो भूमिका है परिपूर्णानंद पैनुली की बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो परिपूर्णानंद पैनुली के इन कार्यों को देखते हुए टिहरी राजशाही बहुत इनसे चिढ़ गई दोस्तों। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया राजद्रोह के आरोप में। ठीक है, तो 1946 में गिरफ्तार हो जाते हैं। 1.5 साल का कठोर कारावास हुआ, 500 रुपये का जुर्माना इनको हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक नाटकीय अंदाज में 10 दिसंबर 1946 को टिहरी जेल से फरार हो जाते हैं, यानी कि रातों रात गायब हो जाते हैं, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर। ठीक है, और जैसे भेष बदलकर यहाँ से निकलते हैं दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। बोला जाता है देहरादून पहुँचते हैं, पहले तो देहरादून पहुँचते हैं 10 दिनों में। ठीक है, और अपना नाम ये बदल देते हैं इसी दौरान, रामेश्वर शर्मा। तो रामेश्वर शर्मा के छद्म नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे। अभी भी ये संलग्न है, मतलब 1946 की बात चली ना, भारत आज़ाद नहीं हुआ है। रामेश्वर शर्मा के नाम से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में कार्य किया था। वो टिहरी राजशाही की क्रांति हो या हम बोल सकते हैं भारत के लिए उस समय, क्योंकि अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है। ठीक है, तो देहरादून को इन्होंने रियासत टिहरी की जो जन क्रांति होती थी ना, उस जन क्रांति का केंद्र बनाया दोस्तों। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, फिर 1948 का टाइम आता है। इसमें एक व्यक्ति और जुड़ जाता है जो आज़ाद हिंद फौज में था, पितृशरण रतोड़ी जी भी तो आ जाते हैं ना, आज़ाद हिंद फौज में जो सरदार जंग की उपाधि मिली थी।
तो पितृशरण रतूड़ी जी जैसे आते हैं, इसी बीच में षड्यंत्र हमारी घटना हो जाती है जहाँ पे हमारे 2 लोग मर जाते हैं, ठीक है, मतलब शहीद हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी गोलीकांड हो जाता है, हमारे भोलू भंडारी और नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो जाते हैं। तो ये घटनाएं जब होती हैं तो बहुत उग्र हो जाता है आंदोलन, और फाइनली क्या होता है, टिहरी रियासत जो राजशाही थी डर जाती है, वो लोग उग्र हो जाते हैं। तो लोगों के डर से वो लोग क्या करते हैं, जो प्रपोजल बनता है उसमें विलीनीकरण का, उसमें साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो टिहरी रियासत का फाइनली 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में विलय हो जाता है। 1 अगस्त 1949 को तत्कालीन शासक कौन था, हमारा मानवेंद्र शाह था, ठीक है। और जब ये टिहरी रियासत का विलीनीकरण हो रहा था दोस्तों, तो विलीनीकरण के समय जो दस्तावेज होते हैं ना, उसमें साइन करने वाले एक प्रतिनिधि, यानी कि प्रतिनिधि के तौर पे इनको भी रखा गया एक नाम, किसका, परिपूर्णानंद पैन्यूली का। तो 3 व्यक्तियों ने साइन किए उसमें बोला जाता है, और उसमें से एक हमारे परिपूर्णानंद पैन्यूली जी थे, ठीक है। तो इनकी बहुत एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बोल सकते हैं भूमिका रही या योगदान रहा। टिहरी सामंतशाही के खिलाफ जो जन क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया था, ठीक है। यहीं पे नहीं रुकते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे के जो समय आएंगे, आगे के समय में इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, खासकर 1950 के दशक में इन्होंने शिल्पकार उत्थान के लिए बहुत से काम किए, अभी हम पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, इनके जो राजनीतिक दौर की बात करें दोस्तों, 1971 का टाइम चल रहा था। 1971 के जो हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें इनको कांग्रेस सीट पे उतरे थे टिहरी से, ठीक है। टिहरी उत्तरकाशी की सम्मिलित सीट थी ना, तो ये कांग्रेस सीट पे उठे थे टिहरी से परिपूर्णानंद पैन्यूली जी, और मानवेंद्र शाह उसमें निर्दलीय लड़े थे। और इस चुनाव में पैन्यूली जी ने मानवेंद्र शाह को पराजित कर दिया था, यानी कि 1971 के टिहरी चुनाव में टिहरी सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे हमारे परिपूर्णानंद पैन्यूली। अब यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है दोस्तों, परीक्षा वाली जो बुक है ना, परीक्षा वाली बुक में 1977 दिया गया, 1977, तो बिल्कुल गलत है वो 1977, ठीक है। 1977 में मानवेंद्र शाह को इन्होंने पराजित किया, यही बोला गया ना परीक्षा वाली में, लेकिन ये पॉइंट गलत है। परीक्षा वाली में अगर 1977 बोला गया, तो 1977 की मैं बात करूँ तो इसमें तो जनता दल के व्यक्ति जीतते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है त्रिपन सिंह नेगी। क्या नाम है, त्रिपन सिंह नेगी, ठीक है। तो हमारे 77 में तो जीतते ही नहीं हमारे कौन, पैन्यूली जी, तो ये बिल्कुल गलत है पॉइंट, इसको आप सही कर लीजिएगा, परीक्षा वाली में मिस प्रिंट है। परिपूर्णानंद पैन्यूली जी 1971 के लोकसभा चुनाव में जीते थे, इन्होंने किसको हराया था, मानवेंद्र शाह को। 1977 के चुनाव में जनता दल से कौन उठा था, त्रिपन सिंह नेगी उठे थे और वो जीते थे, ठीक है। उसके बाद तो इमरजेंसी का टाइम है, जनता दल की सरकार ज़्यादा चल भी नहीं पाई, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद बात करें परिपूर्णानंद पैन्यूली जी दोस्तों 1972-74 की अवधि में उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। ये एक नया पॉइंट मिल गया आज आपको, उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम कब स्थापित हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है ना, बताइए। उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम कब स्थापित हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 30 मार्च 1971, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 30 मार्च 1971 को हुई थी, और 1972 से 74 तक इस निगम के अध्यक्ष कौन रहे, हमारे परिपूर्णानंद पैन्यूली जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम अलग है, उत्तर प्रदेश पर्वतीय जो हमारी विकास परिषद बनी, हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश पर्वतीय निगम की हम बात करेंगे तो 30 मार्च 1971, परिषद की हम बात करेंगे यानी कि जो पर्वतीय विकास परिषद बनी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास परिषद कब बनाया था, पर्वतीय विकास परिषद, तो 1969 में बनी थी, 1969, ठीक है, दोनों में ध्यान रखिएगा। पर्वतीय विकास परिषद एग्जाम में पूछा जाएगा तो 1969, पर्वतीय विकास निगम पूछा जाएगा तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1971, ठीक है। और इससे पूर्व हम जाते हैं तो हमारी रामनगर में एक और संस्था बन गई थी, ठीक है, हिल स्टेट काउंसिल, पर्वतीय राज्य परिषद, वो अलग है अभी 1967, रामनगर में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट होता है जो कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इनको आपने अच्छे से देखना है। इसी बीच देखिए 1973 दोस्तों, यहाँ पर ये अध्यक्ष भी हैं, और 1973 में एक हमारी संस्था गठित की जाती है, एकीकृत जनजाति विकास समिति, ठीक है, एक समिति गठित होती है 1973 में, और इस समिति को बोल सकते हैं कि इस समिति को बनाने का जो श्रेय जाता है वो हमारा परिपूर्णानंद पैन्यूली जी को ही जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट एक की पॉइंट तो आपको और मिल गया। उत्तरकाशी और चक्राता के जनजातीय क्षेत्रों के उन्नयन के लिए एकीकृत जनजाति विकास समिति कब गठित हुई थी, तो ये गठित हुई थी 1973 में। ऐसे ही बनते हैं आपके जो फैक्ट बनते हैं ना एग्जाम में,
इसलिए महत्वपूर्ण है सीरीज, तभी बोलता हूँ। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, सांसद बन गए, अध्यक्ष बन गए समितियों के, ठीक है, क्रांतिकारी रहे अपने टाइम पे। इसके बाद देखिए संपादकीय और साहित्य क्षेत्र में भी इनका विशेष योगदान रहा दोस्तों। इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया देहरादून से, अभी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इनकी 3 रचनाएं बहुत फेमस हैं। पहला देखिए देसी राज्य और जन आंदोलन, दूसरा देखिए नेपाल का पुनर्जागरण, तीसरा है संसद और संसदीय प्रक्रिया। देखिए तीनों रचना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, याद रखिएगा। खासकर देसी राज्य और जन आंदोलन किसकी रचना है? परिपूर्णानंद पैन्युली, ठीक है। नेपाल का पुनर्जागरण परिपूर्णानंद पैन्युली। नेपाल का इतिहास, एक पुस्तक और है दोस्तों, नेपाल का इतिहास। यहाँ पे एक पॉइंट आगे चलिए, तो नेपाल का इतिहास लिखा है फ्रांसिस हैमिल्टन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसने? फ्रांसिस हैमिल्टन। 50 साल तक इन्होंने अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स में बतौर संवाददाता काम भी किया दोस्तों। इसके अलावा बहुत से आलेख छपे इनके न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं सामाजिक कार्यों की। तो सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण 1950 का दशक जो रहा, इनके जीवन का महत्वपूर्ण दशक रहा। भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन भारत में आज भी हम देख रहे हैं जो छुआछूत की भावना है वो कम नहीं हुई है, ठीक है। तो 1950 के दशक में शिल्पकार समुदाय को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यानी कि 4 धाम में अनुमति के लिए इन्होंने विशेष प्रयास किए। मतलब जो प्रवेश होता था ना, प्रवेश नहीं करने देते थे सवर्ण लोग उनको, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे घोर विरोध किया सवर्णों ने, फिर भी उस विरोध को नहीं देखा था परिपूर्णानंद पैन्युली जी ने। उन्होंने हमारे शिल्पकार समुदाय को इन 4 धामों में प्रवेश दिलाया। इसके साथ साथ जो नौले बावड़ियाँ होती थी उन पे भी पानी जाके भरने के लिए प्रेरित किया था परिपूर्णानंद पैन्युली जी ने शिल्पकार समुदाय को, ठीक है। आप देखिए 1966 का टाइम आया दोस्तों, तो देहरादून से हिमानी नामक पत्रिका का संपादन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आज के इस टॉपिक का कि हिमानी नामक पत्रिका संपादक कौन था, हिमानी नामक पत्रिका कहाँ से निकली थी? तो 1966 में निकली थी, देहरादून से निकली थी, और इस हिमानी पत्रिका के संपादक थे परिपूर्णानंद पैन्युली जी। इन्होंने शुरू की थी ये पत्रिका, ठीक है। बाकी देखिए शिल्पकार समुदाय के लिए उन्होंने विशेष कार्य किए दोस्तों, और इन्हीं कार्यों को देखते हुए 1996 में इन्हें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैन्युली जी को अंबेडकर अवार्ड कब मिला था? तो 1996 में। किसके द्वारा मिला ये भी महत्वपूर्ण है, तो भारतीय दलित साहित्य अकादमी इन्होंने दिया, ठीक है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा 1996 में इन्हें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, लास्ट ईयर 13 अप्रैल 2019 को ये पंचतत्वों में विलीन हो गए दोस्तों, ठीक है। तो लास्ट ईयर इनका निधन हुआ दोस्तों, और अभी तक देखा जाए तो सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और साथ ही एक संपादक और लेखक के रूप में इन्होंने विशेष पहचान पाई दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये थे आज हमारे परिपूर्णानंद पैन्युली जी। इनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण की पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए दोस्तों। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में किसी अन्य महान विभूति के साथ। टिल देन आप अच्छे से अपनी स्टडी करें और खूब सारी मेहनत करें। तैयारी में बिल्कुल ब्रेक नहीं आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अपने आप को आपने कम समझना नहीं, आप भी किसी महान विभूति से कम नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छिपा होता है। हर कोई किसी न किसी फील्ड का यहाँ पे किंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप भी जल्दी बन सकते हैं किंग ऑफ यूके SSC एंड किंग ऑफ यूके PCS अगर अच्छे से स्टडी करेंगे। मिलते हैं दोस्तों जल्दी, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।